हेलो साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आपका एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, एग्ज़ामगढ़ चैनल द्वारा आपको बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। बायोलॉजी में हम मानव रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसी क्रम में हम आगे देखते हैं कोशिका। कोशिका हमारे बायोलॉजी का बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है, इसीलिए कोशिकाओं का जो है रोल हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है। आइए देखते हैं कोशिका के बारे में। देखिए, कोशिका का पहले नाम जो होता है, इसका नाम होता है बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, सेल, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है और इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, बहुत लोगों का कहना है कि कोशिका हमारे शरीर का जो है सबसे छोटा अंग है, तो ये अंग नहीं होता है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब यूनिट ऑफ सेल, नॉट यूनिट ऑफ बॉडी। मतलब ये जो है शरीर की इकाई नहीं है, ये सेल, ये सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की इकाई, अंग नहीं। तो नाम इसका साइटो है, इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। जब इससे खोज की बात आती है, इससे खोज सबसे पहले कोशिका को खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक को हम इससे खोजकर्ता के नाम से जानते हैं और कोशिका के जनक को भी हम रॉबर्ट हुक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका में इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा था, तो वो मृत कोशिका थी, तो सबसे पहले इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। अब बात आती है जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया, तो हमको लगाना है रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के जनक के रूप में भी रॉबर्ट हुक को ही जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रॉबर्ट हुक को। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। सिद्धांत देखते हैं, सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले स्वान ने बताया था कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है, मतलब छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है। इसके बारे में स्वान ने बताया था। बात आती है देखिए, छोटी और बड़ी कोशिका के बारे में देखते हैं हम। छोटी और बड़ी कोशिका को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका कौन सी होती है। एक, मानव बॉडी में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका कौन सी होती है। इसको हम 2 तरीके से देखते हैं। देखिए, माइक्रोप्लाज्मा जो है, माइक्रोप्लाज्मा ये पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका होती है। माइक्रोप्लाज्मा, समझ रहे हैं आप लोग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, उसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी गई है। अब आइए देखते हैं इधर, मानव में सबसे छोटा स्पर्म होता है, स्पर्म, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, सॉरी। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम होता है, अंडाणु, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं में जो अंडाणु पाया जाता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और जो मेल में जो है, मेल में स्पर्म पाया जाता है, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। अब मानव में लंबी देखते हैं। देखिए, मानव में बड़ा और मानव में लंबी, तो बड़ा और लंबी में फ़र्क होता है। जैसे लाल किला है, लाल किला बड़ा है, और हम कुतुब मीनार की बात करते हैं, कुतुब मीनार लंबा है। तो बड़ा जो होगा वो बड़ा होगा, जो बहुत काफ़ी दूर तक होगा उसको हम बड़ा कहेंगे। लेंथ में जो बड़ा होगा, जो हाइट में बड़ा होगा, उसको हम लंबा कहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, मानव में सबसे बड़ा जो है फीमेल में, महिलाओं में पाया जाने वाला ओवम, अंडाणु जिसको बोलते हैं, स्पर्म ओवम मिलाकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, भ्रूण का। तो मानव में लंबी जो है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, जिससे जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, वो मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है। अब देखिए, विभाजन रहित जो होता है, विभाजन से क्या आशा है? विभाजन से आशा यह है, जैसे मान लो हमारे शरीर में छोटी सी कोशिका है, कोशिका मृत हो गई, मर गई कोशिका, तो हमारे कोशिका जो है टूटकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। कोशिकाओं का टूटना ही कोशिका विभाजन कहलाता है।
अर्थात जो एक मृत कोशिका है, जिसे एक कोशिका टूटी 2 कोशिकाओं में विभक्त हो गया, तो एक कोशिका जो है वो हमारे मृत वाले का स्थान ले लेगा, जो मर गई है कोशिका, और दूसरा अलग से रहेगा। तो कोशिकाओं को टूटना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। तो सबसे कम कोशिका विभाजन किस में होता है? वो न्यूरॉन सिस्टम में होता है, नर्वस सिस्टम में, हमारे दिमाग में। सबसे तेज़ी से जो है कोशिका विभाजन किस में होता है? लीवर में होता है। लीवर को अगर हम 2 टुकड़ों में काट देंगे, 5 टुकड़ों में काट देंगे, तो लीवर फिर से अपना रूप धारण कर लेगा, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। कोशिका विभाजन होकर वो फिर से जो है अपना रूप बना लेगा। लेकिन हमारे सर में चोट लग गई, चलेगा, ब्लड निकल रहा है, लेकिन ज़्यादा चोट हमारे सर में लग गई तो हमारे न्यूरॉन सिस्टम पे अगर क्रैश हो गया, अर्थात न्यूरॉन सिस्टम पे अगर हमारे चोट लग गई, न्यूरॉन सिस्टम में कोशिका विभाजन नहीं होता है, थोड़ा सा भी नहीं होता, तब हमें दिक्कत आ जाती है। इसीलिए जो है हमको हेलमेट पहनकर ही बाइक चलानी चाहिए। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कोशिका के बायोलॉजिकल नाम को हम साइटो कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, इसकी खोज और जनक, सबसे पहले इसकी खोज मृत कोशिका के रूप में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका के रूप में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था कि मानव शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे कोशिकाओं से। इसको किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान, 2 भाइयों ने। छोटी के रूप में हमने बताया कि वर्ल्ड में पूरे सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव में सबसे छोटी स्पर्म होता है, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं। फीमेल में सबसे छोटा, मानव में ही सबसे छोटा, महिलाओं में सबसे बड़ा अंडाणु होता है। मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब हम आते हैं, मैंने अभी कोशिका के बारे में जो है जानकारी दी, जो जनरल नॉलेज होता है, छोटी छोटी जानकारियाँ जो थी उसको हमने दिया है। अब हम कोशिका के अंदर घुसते हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जैसे हमारा ईंट से मिलकर दीवार बनता है, दीवार अगर कई दीवार मिल जाते हैं तो कमरा बन जाता है, और कमरे का निर्माण हो जाता है। अगर कई कमरा मिल जाते हैं तो हमारा घर बन जाता है। उसी प्रकार कोशिका होता है, हमारे छोटे छोटे कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर हमारे शरीर में अंग बनाते हैं, जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं। अंग मिलकर हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, हमारी बॉडी की संरचना को तैयार करते हैं। तो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। ऊतकों का समूह जो है अंग कहलाता है, अंगों का समूह हमारी बॉडी कहलाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन में बन जाता है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, अंगों के समूह को शरीर कहते हैं। इस तरह हम लोगों ने कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी ली। अब हम कोशिका के अंदर चलते हैं और उसके बारे में अध्ययन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तब हम आगे बढ़ते हैं इसके। आइए हम देखते हैं कोशिका के जो अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में देखते हैं, एक एक के बारे में। पहला होता है कोशिका झिल्ली, जिसको हम इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। झिल्ली में रहते, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो एक ही झिल्ली में देखो प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, धनिया सब लेके चले आते हैं। मतलब एक झिल्ली होती है, उसके अंदर हम लोग सारे वस्तुओं को रखते हैं। उसी प्रकार से जो है कोशिका के अंदर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। कोशिका के, देखिए कोशिका झिल्ली है ये। कोशिका झिल्ली के अंदर जैसे ये हो गया, गाल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम, प्रोटोप्लाज्म, जो भी होते हैं सब कुछ झिल्ली के अंदर पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। देखिए, कोशिका झिल्ली में सब कुछ पाया जाता है। जैसे हमको ज़्यादा सामान लेना है, मान लो मार्केट गए हैं, ज़्यादा सामान लेना है तो उसमें डबल झिल्ली लगा देता है दुकानदार। तो जो भारी कोशिका होगी, जो भारी कोशिकाएँ जो होंगी उसमें डबल झिल्ली लगी रहेगी, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति मोटी होती है। ये देखिए, सिर्फ ये प्लांट में पाया जाता है, पौधों में। सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, पौधों में। ये जंतु में नहीं पाया जाता है।
देखिए प्लांट और जंतुओं में क्या अंतर है। पादप उसे कहते हैं जो एक ही स्थान पे खड़े रह के हिले डोले, उसको हम पादप बोलते हैं, अर्थात प्लांट बोलते हैं। प्लांट मतलब पेड़ पौधे। जंतु किसे बोलते हैं? जंतु में मानव आता है, गधा आता है, भेड़ बकरी ऊँट सब कुछ आता है। जो चल फिर सके एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम मानव बोलते हैं। जो चलता है उसको हम जंतु बोलते हैं। जो नहीं चल पाता, एक ही स्थान पे खड़े रह के हिलते डुलते हैं, उनको हम पादप बोलते हैं, अर्थात पौधा बोलते हैं। ये प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका भित्ति देखते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में हम वाल बोलते हैं, सेल वाल। सेल वाल, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वाल बोलते हैं। ये प्लांट जो है ये पौधों में पाए जाते हैं। ये हमारे कोशिकाओं को हमारे सुरक्षा प्रदान करते हैं और कोशिकाओं को आकार प्रदान करते हैं। कोशिका भित्ति जो है हमारे शरीर को सुरक्षा और आकार प्रदान करते हैं। ये बने होते हैं सेल्यूलोज के। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, तो हमारा उत्तर होगा प्रोटीन के। कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, सेल वाल किस चीज़ के बने होते हैं, तो हमारा उत्तर आएगा सेल्यूलोज के। सेल्यूलोज क्या होता है? पेड़ पौधों के जो छाल पाए जाते हैं उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें पेड़ पौधों से मिलकर बनी हैं, जो भी वस्तुएं, उनको हम सेल्यूलोज कहेंगे, सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। जैसे हमारा लिखने वाला जो किताब आता है, पढ़ने वाला किताब, लिखने वाला कापी जो आते हैं, रफ आते हैं, पन्ने बनते हैं, वो भी पेड़ पौधों से मिलकर बने होते हैं। उसको हम सेल्यूलोज का बना हुआ मानेंगे। जो हमारे नोट होते हैं, पैसे होते हैं, वो भी पेड़ पौधों से मिलकर बने होते हैं, तो हम उसको भी सेल्यूलोज का बना हुआ मानेंगे। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा कोशिका भित्ति के बारे में और कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप बाद में नोट्स बना सकते हैं। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। जो कोशिका का तीसरा पार्ट होता है, तीसरा अंग होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने किया था। इसको हिंदी में हम सूत्र कणिका भी बोलते हैं। सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज आल्टमैन साहब ने किया था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में हम बताए थे, जब हम श्वसन पढ़ाएंगे, श्वसन में हम देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद जो हमारे अंदर का हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कोशिका में लेके जाके छोड़ देता है। कोशिका में कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो यहाँ पे एक साइकिल चलती है, साइकिल, चैन रिएक्शन होता है। इस चैन रिएक्शन को हम क्रेब्स नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो है क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था, इसलिए हम इसको क्रेब्स चैन के नाम से जानते हैं। तो इस जब रिएक्शन होता है, चैन रिएक्शन, क्रेब्स चक्र जो होता है, उसके फलस्वरूप जो है हमारे शरीर में 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज निर्माण करने के बाद उसी से हमको ऊर्जा मिलती है, अर्थात पावर। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद हमारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाके कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को दे देते हैं। वहाँ पे एक चैन रिएक्शन होता है जिसे हम क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे शरीर में 38 एटीपी का निर्माण होता है। इस 38 एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि क्रेब्स चक्र कहाँ पे होता है, तो हमें ध्यान में रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहते हैं, अर्थात ऊर्जा घर बोलते हैं। ऊर्जा हमारे शरीर को माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। तो हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो जो इसका आंतरिक दीवार होता है, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। ध्यान में रखिएगा क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार को, आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मान लो कोई धावक है, दौड़ रहा है, जब दौड़ेगा वो, तो उसका पैर ही, जैसे पैर से दौड़ रहा है तो उसका पैर ही थकना चाहिए।
लेकिन हम देखते हैं कि पूरी पूरी जो है बॉडी थक जाती है, मतलब वो थक हार के एकदम लेट जाता है आके। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। जैसे मान लो हम बैडमिंटन खेल रहे हैं तो ऊर्जा हमारे हाथ को है, ऊर्जा की ज़रूरत हमारे हाथ को है ना। बैडमिंटन खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो हमारे पैर को ज़रूरत है ऊर्जा की। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमारे जीभ को ऊर्जा की ज़रूरत है, पैर को तो है नहीं, पैर तो खड़ा हुआ है ना। तो जिसे पैर में जो ऊर्जा बन रही है, इसको जीभ तक लाने का कार्य जो है, जीभ तक लाने का कार्य जो है, ये गाल्जी बॉडी के नाम से करता है। गाल्जी बॉडी का कार्य है ये। गाल्जी बॉडी हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था, इसीलिए इसका नाम गाल्जी बॉडी पड़ गया है। ठीक है, तो हम समझते हैं गाल्जी बॉडी का कार्य ये होता है, जैसे एक स्थान पे ऊर्जा इकट्ठा हुआ है, उस ऊर्जा का कार्य नहीं है। अगर हमारे हाथ को ऊर्जा का कार्य है तो हमारे पैर से जो है ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ करेगा, मतलब जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत होगी वहाँ पे ऊर्जा को लेके जाएगा गाल्जी बॉडी। इस तरह हम देखते हैं गाल्जी बॉडी हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। गाल्जी बॉडी जो है हमारे शरीर में ऊर्जा को बराबर रखता है, बराबर मात्रा में। जहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत है वहाँ पे ऊर्जा को पहुँचाता है, जहाँ पे ऊर्जा इकट्ठा हुआ है वहाँ से ले जाके पूरा ऊर्जा को पूरे शरीर में बराबर करता है। ये काम होता है गाल्जी बॉडी का। अब आते हैं, हम देखते हैं रसधानी, इसको हम हिंदी में बॉल्स बोलते हैं। ये जल संग्रहण करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में लगभग 65% जल होता है, 65% जल होता है। अब आप कहेंगे कि 65% जल पूरे शरीर में कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है। तो 65% जल जो होता है वो हमारी बॉडी में नहीं होता है, 1-2 लीटर होता है, वो हमारी बॉडी में सॉरी एक फ़ोन आ गया था। देखिए, देखते हैं रसधानी, जिसको हम इंग्लिश में बॉल्स बोलते हैं। तो हमारे शरीर में जो 65% जल होता है वो कोशिकाओं में ही संचित रहता है, मतलब रसधानियों में। जो हमारे कोशिका में रसधानी पाई जाती है उसी में 65% जल संचित रहता है। ठीक है, जैसे कुंटल का कोई इंसान है, 1 कुंटल वाले उस इंसान में 65 किलो जो है जल होता है, जो हमारी रसधानियाँ संचित करके रखती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं रसधानी जो है जल संग्रह का कार्य करती है। तो देखिए, हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और बॉल्स, जिसको हम रसधानी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम इसके आगे का देखते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं हम तारककाय। तारककाय को हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसकी खोज बोबरी ने किया था, बोबरी साहब ने किया था। देखिए, सेंट्रोसोम जो होता है ये हमारे बॉडी में कोशिका का विभाजन करने में सहायता करता है। कोशिका विभाजन का मतलब है कोशिकाओं का टूटना और टूटकर 2 भागों में बढ़ जाना। जैसे एक कोशिका है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, अर्थात कोशिकाओं का निर्माण हो गया, पुनर्निर्माण। तो हम कोशिका विभाजन को पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं। देखिए, ये लीवर में जो है, लीवर में सेंट्रोसोम सबसे अधिक पाया जाता है। हमारे लीवर में सेंट्रोसोम सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए लीवर में जो है कोशिकीय विभाजन सबसे अधिक होता है। और हमारे ब्रेन में जो है सेंट्रोसोम सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में, अर्थात 100% में 90% नहीं पाया जाता, सिर्फ 10% पाया जाता है। बस 10% में जो है हमारे ब्रेन में पाया जाता है सेंट्रोसोम। इसलिए जो है देखिए, लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लीवर में कोशिकीय विभाजन सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात लीवर को हम 2 भागों में बांट देंगे तब वो फिर से अपना निर्माण कर ले जाएगा। ब्रेन में जो है नहीं पाया जाता, इसलिए ब्रेन में कोशिकीय विभाजन बहुत कम मात्रा में होता है। अब देखते हैं अंतःप्राद्रव्य जलिका। अंतःप्राद्रव्य जलिका, इसको हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? जैसे हमारे घर में पिलर खड़े होते हैं, घर को दबे ना, इसलिए पिलर खड़े होते हैं, घर में लगाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? कोशिकाएं दबे ना, कोशिकाएं पचके ना, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका कार्य होता है ये कोशिकाओं को आकार प्रदान करते हैं, ये दबने से रोकते हैं, अर्थात कोशिकाएं दबे ना। देखिए,
लिखा गया है, ये आंतरिक कंकाल का कार्य करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं। देखिए वो ये होता है अंतःद्रव्यजलिका जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये दो भागों में बटा होता है। एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। स्मूथ मतलब चिकना होता है, हम जानते हैं इसमें तो मुलायम चिकना, वसा भी हमारा चिकना होता है। तो स्मूथ वाले पार्ट में वसा का निर्माण होता है, स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसको शॉर्ट में हम ER के नाम से दर्शाते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें वसा का निर्माण होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए ये जो रफ टाइप का जो रफ वाला भाग है, इसमें जो है ये राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम इसके अंदर भरे होते हैं, इसमें जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अभी कोशिका का सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें हम जो बचे हुए भाग हैं इसके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।